हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ओके, माई सेल्फ आर पी शर्मा, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय, न्यू टिहरी टाउन। ओके, तो इस चैप्टर के दौरान हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन। कोई भी जो क्रांति होती है उसका मतलब क्या होता है। वह फिर हम बात करेंगे व्हाट बैकग्राउंड ऑफ 1857 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, 1857 का जो रेवोल्यूशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो कॉजेज थे उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर कुछ इंसिडेंट्स जो रेवोल्यूशन के दौरान हुए उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो रेवोल्यूशन के आउटकम्स क्या थे या उनके परिणाम क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या थे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके जो लर्निंग आउटकम्स या जो ऑब्जेक्टिव हमारे हैं कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ओके, आप इसको पढ़ने के बाद आप डिफ़ाइन कर पाएंगे कॉजेज़ के। 1857 का जो रेवोल्यूशन है उसके कॉजेज़ क्या थे उसके बारे में आप डिफ़ाइन कर पाएंगे। इंसिडेंट्स को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, और अगर आप कहीं जो कॉजेज़ के बारे में अगर लिखने के लिए बोला जाता है तो आप यू विल एबल टू राइट इट। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं लाइक अवध, मेरठ, दिल्ली, इनके बारे में आप उसको लोकेट कर पाएंगे, लेबल कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे, और कुछ जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में आप डिस्कस कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हैं देन आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है कि ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इस चैप्टर को समझ लें। इससे पहले हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स जो पढ़े हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी पॉलिसीज़ कैसे क्या थी। पिछले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि 1857 से आगे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेन इम्पैक्ट जो होगा वो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की पॉलिसीज़ यहाँ पर उनकी थी। ओके, जो और उन जो पॉलिसीज़ थी वो जो पॉलिसीज़ थी उनके इफ़ेक्ट्स क्या थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या इफ़ेक्ट्स पड़े थे वो हम देख ही रहे थे कि कैसे वो जो रूलर्स बन बैठे थे, आए तो एक व्यापारी के रूप में थे, ट्रेडर बन के आए थे, दे केम एज अ ट्रेडर एंड दे बिकेम रूलर। ओके, तो वो भी हम बात करेंगे कैसे। ओके, और डिफरेंट जो प्लेसेस आपको थोड़ा बहुत याद होगा कहाँ कहाँ, जो बंगाल के बारे में पता होगा, अवध वगैरह के बारे में पता होगा जब हमने बैटल ऑफ प्लासी वगैरह के बारे में जब बात की थी। ओके, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो उन्होंने कैसे अडोप्ट सेटअप किया था यहाँ पर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम जो सारी बातें हैं वो पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो पहले वाले चैप्टर हैं उनको एक बार ठीक से देखना पड़ेगा, पढ़ना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए बच्चों, जब भी हम कभी किसी भी रिवोल्यूशन को पढ़ते हैं, जब भी हम कोई क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। क्या मतलब होता है रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप जब 9th क्लास में जाएंगे तब वहाँ भी बहुत सारे रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड वाइड रिवोल्यूशंस है उनके बारे में। तो रिवोल्यूशन होता क्या एक्चुअल में, अ फोर्सफुल ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट बाय द पीपल और एनी सडन और ग्रैंड चेंज। ठीक है, यानी कि जब कोई जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जब पीपल उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, व्हेन द पीपल आर नॉट सेटिस्फाई विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड दे वांट टू चेंज द गवर्नमेंट। ओके, बट ये चेंज कैसा है, सडन चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे कहीं ना कहीं जो है वो एग्री नहीं करते हैं, तो वो उनको चेंज करना चाहते हैं। अगर ये सडन चेंज हो या ग्रैंड चेंज हो, दैट इज़ कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। ठीक है, वो रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, उसी को रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्यूशन की, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे 1850 रिवोल्यूशन। ठीक है, अबाउट द 1857 रिवोल्यूशन। 1857 के रिवोल्यूशन से पहले हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी, ऐसे क्या कारण हो गए थे जिसकी वजह से जो है हमें इतना बड़ा जो रिवॉल्यूशन करना पड़ा इंडियंस को। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया
इन 16 AD, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे लगभग 16 AD में, ओके सॉरी 1600 AD, ठीक है, 1600 ईस्वी में यहाँ पर आए और दे केम हियर एज अ ट्रेडर, वो ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे, बट आफ्टर दे बिकेम रूलर, ठीक है, वो रूलर बन गए। कब? अगर आप बात देखेंगे तो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757। इसमें कुछ थोड़ा बहुत पावर उनको मिल गई थी, हमने देखा था दीवानी राइट्स उनको मिल गए थे उस टाइम। और जो बक्सर का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसमें हमने देखा था कि उसमें वो एक्चुअल रूलर बनकर यहाँ पर फिर अपनी जो गवर्नेंस है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम देखें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1757 एंड 1858 नो डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। यहाँ तक जो है ब्रिटिशर्स जो है कोई, यानी कि हम बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ डायरेक्ट रूल नहीं कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर जो रूल कर रही थी, कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया एज द कंपनी नेम BEIS, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर जो इंडिया में जो अब तक जो रूल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ना करके कौन कर रहे थे? एक कंपनी के थ्रू यहाँ पर रूल किया जा रहा था, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया? एक्सप्लोटेटिव रूल्ड बाय ऑफ एक्सप्लोटेटिव रूल्ड ऑफ BEIC, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 100 years फाउंड रिएक्शंस ऑफ वेरियस रिवोल्ट्स। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज़। ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लोइटेटिव जो पॉलिसीज़ थी, या जिनको हम बोले शोषणकारी जो नीतियाँ थी, उनका ही परिणाम था, ओके। अब इस रिवॉल्यूशन को सबसे पहले जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजंस क्या थे, कॉजेज क्या थे, ओके। व्हाट वर द कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द 1857 रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कि कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसी सिचुएशंस थी, कंडीशंस क्रिएट हो गई थी कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, जिसमें सबसे पहली बार आम लोगों ने या जो कॉमन पीपल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब तक तो जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी वो किंग और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, राजा लड़ रहे थे, नवाब लड़ रहे थे आपस में, और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे। लेकिन ये पहला रिवॉल्यूशन था जिसमें जो आम जनता ने भी पार्टिसिपेट किया, ओके। तो इसके पीछे हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करेंगे, कुछ राजनीतिक कारण थे इसके पीछे, कुछ जो है इकोनॉमिक कॉजेज़ होंगे, कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे इमीडिएट कॉजेज़ की। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके इनको एक एक को देखते हैं कि ये कौन कौन से कारण थे, क्यों इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़ की, ठीक है। पॉलिटिकल या राजनीतिक जो कारण है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, देखो बेटा, जब किसी से भी कोई चीज़ें छीनी जाती है ना तो उनको बड़ा गुस्सा आने लगता है। तो यही यहाँ पर हो रहा था। नवाब एंड राजाज लूजिंग देयर पावर्स। क्यों? ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अब वो जो उनसे पावर छीनने लगे थे, तो जो नवाब थे या जो राजाज थे वो अपनी पावर खोने लगे थे। दे हैव ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। वो अपना मान सम्मान और सत्ता सब खोने लगे थे, अथॉरिटी खोने लगे थे। अब वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। डिसीजंस कौन ले रहे थे? अब ब्रिटिशर्स ने जगह जगह क्या बिठा दिए? रेजिडेंट बिठा दिए अपने, ठीक है। हर राजा के दरबार में, हर जो राजा के कोर्ट में या किंग की कोर्ट में क्या बिठा दिए? अपने रेजिडेंट बिठा दिए, जो अब डिसीजंस किन को लेना है? उन रेजिडेंट्स के जो एडवाइस पे लेना है, उनके आधार पर यहाँ पर जो डिसीजंस लेने। तो राजा ने अपने जो अथॉरिटी थी वो भी खो दी, और ऑनर्स जो थे वो भी, यानी जो सम्मान था वो भी धीरे धीरे खोते जा रहे थे, ओके। ब्रिटिश टुक ओवर द एरियाज ऑफ राजाज एंड नवाब वन बाय वन, ठीक है। लगभग जो हम देख रहे थे कि एक जो वॉर जो प्लासी का हुआ, फिर जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद बहुत सारे वॉर उन्होंने धीरे करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो राजाज थे और नवाब थे उनका एरियाज भी इन्होंने कंक्वायर करना शुरू कर दिया, ओके। यहाँ पर जो थे एक नीति या पॉलिसी लेके आते हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो गोद निषेध प्रथा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये भाई साहब थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये लेके आए, इन्होंने कहा कि ही सेड इफ़ किंग डाइज विदाउट नेचुरल हेयर, कि अगर कोई राजा जो है उसके बिना जो वंशज के मर जाता है, ठीक है, सॉरी, अगर उसका कोई वारिस नहीं हो, सॉरी, वारिस अगर कोई नहीं है और उसके अगर वो मर जाता है, देन द किंगडम वुड बी
अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, अगर उसके कोई वारिस नहीं है तो उस किंगडम को क्या कर लिया जाएगा, एनेक्स्ट कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल सर, अगर हम देखें तो ऐसा इन्होंने किया भी। नाना साहब जो थे अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव थे, इन्होंने जो डिमांड की कि इन बाजीराव की तरह इनको भी जो पेंशन दी जाए। ठीक है, जो बाजीराव सेकंड जो थे, उनकी जो बाजीराव थे उनकी डेथ जब हुई उसके बाद इन्होंने जो डिमांड की कि मुझे भी उनकी तरह पेंशन मिलने लगे या पेंशन दी जाए। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, दे टोटली डिनाइड इट। ओके, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, नहीं होगा। लक्ष्मीबाई जो थे, उन लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा कि उनके भी कोई बेटा नहीं था, यानी पुत्र नहीं था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें नॉट अलाउड टू अडॉप्ट ए सन, यहाँ पर उनको जो किसी भी जो मतलब सन को अडॉप्ट करने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे थे रीजंस थे या बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी, तो जिनकी वजह से क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो पॉलिसी थी उसके तहत ये इन एरियाज़ को, इन किंगडम्स को क्या कर रहे थे, अपने एनेक्स करते जा रहे थे, अपने उस साम्राज्य में मिलाते जा रहे थे। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें रिजर्वेशन ऑफ हाई प्रोफाइल जॉब फॉर इंग्लिशमैन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हाई प्रोफाइल जॉब जो भी थी, ठीक है, वो सारी जॉब किसके लिए रिजर्व थी, जो इंग्लिशमैन के लिए या जो हम बोलें कि ब्रिटिशर्स के लिए वो रिजर्व थी। ओके, इसके अलावा एक और पॉलिसी थी जिसको हम सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, सहायक संधि बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये जो यूज़ की थी ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फोटो यहाँ पर है। अब इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ये जो पॉलिसी थी इस सिस्टम के अनुसार क्या होता था, एवरी रूलर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट टू पे अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक ब्रिटिश आर्मी के लिए वहाँ पर जो एक सब्सिडी जो किंग है या जो रूलर है इंडिया के, उनसे लेना शुरू कर दिया कि हम आपको क्या करेंगे, जब भी आप पे कोई दूसरा अटैक करेगा तो हम आपको हेल्प करेंगे। इसके लिए आपको हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा ताकि हम अपनी आर्मी को जो मेंटेन कर सके, हमारी आर्मी जो उस आर्मी के ऊपर उसको खर्च कर सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो आर्मी इनकी, ठीक है, और पैसा कौन दे रहा है, किंग। पैसा किंग और नवाब दे रहे हैं, आर्मी इनकी है, और जब कभी लड़ाई की जरूरत पड़ती थी यही आर्मी उनको उनकी उस लड़ाई कर लेती थी, उनको मार के भगा देती थी। तो ये जो काफ़ी जो जिसको हम बोले बहुत ही खतरनाक पॉलिसी थी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 1801 में जो है वो अवध में एक सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर की गई थी, और इसी के तहत चल के क्या हुआ, 1857 में इसको टोटली एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, 1856 में इसको एनेक्स कर लिया गया था कि किसका, मिस गवर्नेंस का क्लेम करके कि ये जो सही से रूल नहीं चला पा रहे हैं, मिस गवर्नेंस यहाँ पर चल रही है, तो इसको क्या किया जाए, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हैंड में सौंपा जाए ताकि इसका अच्छे से जो रूल चलाया जाए। ओके, यानी कि नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि जो टेरिटरी है वो मिस गवर्नड है। ओके, एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के चलाना है तो इसको हम एनेक्स करते हैं, हमारे अंडर में लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने यहाँ अगर हम बात करें तो द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। जो कंपनी थी उन्होंने ये तक प्लान करना शुरू कर दिया कि मुगल डायनेस्टी को कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, द नेम ऑफ मुगल एम्परर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। जो कंपनी जो सिक्के बना रही थी, कंपनी जो सिक्के ढाल रही थी, उसमें जो पहले जो मुगल एम्परर का जो नाम होता था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये भी एक ऑनर ख़त्म करने वाली बात थी, उनका जो सम्मान था वो ख़त्म हो रहा था। अब तक तो राजा का नाम चलता आ रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें तो 1849 में जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने एक अनाउंस किया कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। कि जो कंपनी 1849 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनके बाद उनकी फैमिली जो है वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ओके, गिवन टू अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड इन। उनको रहने के लिए दूसरी जगह क्या किया जाएगा,
व्यवस्था की जाएगी, उनको रेड फोर्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। जब 1856 में जब गवर्नर जनरल आए कैनिंग जी, ओके, कैनिंग जब आए उन्होंने डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। ओके, कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर क्या होंगे, लास्ट मुगल किंग होंगे। ओके, बहादुर शाह जफर को यहाँ पर लास्ट मुगल किंग जो डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर हम बात करें आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंड्स वुड बी रिकॉग्नाइज एज किंग। ओके, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उनको सिर्फ प्रिंसेस के नाम से जाना जाएगा, अब कोई किंग नहीं होगा। अगर बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई उसके बाद कोई किंग नहीं बोला जाएगा, सिर्फ उनको किस नाम से जाना जाएगा, प्रिंसेस के नाम से या राजकुमार के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो ये इतनी सारी जो चीज़ें थी जिससे कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था। ओके, अगर हम बात करें तो देखिए ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये शुरू में 1797 में यहाँ पर इतने से एरिया में जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था या जो ब्रिटिशर्स का राइट था। 1840 आते आते ये देखो इन्होंने इतना सारा जो राइट कर लिया, और 1857 में तो इन्होंने पूरा ये अपने एनेक्स कर लिया इन्होंने। ठीक है, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा एरिया इन्होंने एनेक्स कर लिया। तो देख सकते हो आप कि कैसे धीरे 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 इन्होंने पूरा जो पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे, ऐसे कौन से आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से जो रिवोल्ट हुआ। तो ब्रिटिश टुक ओवर द वेल्थ ऑफ नवाब्स एंड राजाज। ये तो मैं आपको बता ही रहा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, राजाओं से पैसा छीन रहे थे, उनसे वेल्थ छीन रहे थे, चाहे वो सब्सिडी अलाइंस के थ्रू हो, चाहे वो टैक्सेशन के थ्रू हो, ओके, चाहे वो दीवानी राइट्स के थ्रू हो। दीवानी राइट्स उनको मिल चुके थे अब तक। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे जो कारण हो गए थे। ओके, इंडियन सिपाहीज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अगर हम इंडियन सिपाहीज की बात करें, इंडियन जो सिपाही थे उनके बारे में बात करें तो दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी, वो भी हैप्पी नहीं थे, वो भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पेज, उनके अलाउंसेस बहुत कम थे। और किन के कंपैरिजन है, इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके कंपैरिजन में ना तो उनकी पे अच्छी थी, ना अलाउंसेस उनको मिलते थे, और ना ही सर्विस कंडीशन इतनी अच्छी थी, ठीक है, जितनी कि ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिश जो सिपाहीज थे उनकी। ओके, अगर हम बात करें तो पीजेंट्स और जो कंट्री साइड के लोग थे वो किससे परेशान थे, हाई रेवेन्यू टैक्सेस थे। पिछले वाले चैप्टर्स में हमने जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महालवाड़ी जो सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उन चैप्टर्स उन सिस्टम्स के दौरान हमने देखा था कि वहाँ पर जमींदारी जो सिस्टम थी वो यहाँ पर बना दी गई। ठीक है, अब उससे क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे थे कि कैसे भी हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। तो इससे क्या था, पीजेंट्स जो थे दे वर नॉट एबल टू पे द एनी टैक्स, वो टैक्स पे करने के लायक ही नहीं थे बेचारे। क्यों? क्योंकि कई बार क्रॉप फेल हो जाती थी, कई बार फेमाइन आ जाते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ठेके में देना शुरू कर दिया, उनको टेंडर देना शुरू कर दिया जमींदार्स को। तो हालांकि रिफॉर्म किए गए थे बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था किसका, पीजेंट्स का। तो पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी, पीजेंट्स भी हैप्पी नहीं थे। ओके, ड्यू टू हाई रेवेन्यू टैक्सेस। इसके अलावा जमींदारी सिस्टम एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जमींदारी सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो जमींदार्स को वहाँ बिठा दिया कि आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, और इन्होंने क्या किया, पूरा जो जमींदार से एक साल का इतना फिक्स कर दिया कि आप हमें इस एरिया से इतना टैक्स कलेक्ट करके देंगे। अब जमींदार क्या करता था, उस पूरे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी रिजिड हो जाता था, लोगों को पीटना मारना इनका जो उसके थ्रू वो कलेक्शन करते थे। ओके, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था या मेथड था वो भी काफ़ी रिजिड था। ठीक है, तो ये भी कॉजेज थे बिहाइंड द 1857 रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज क्या थे। तो अगर हम रिलीजियस कॉजेज की बात करें तो ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, ब्रिटिशर्स ये मानने लगे थे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं जो सुधार की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्मेशन आना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो सोसाइटी है वो काफ़ी इन्फीरियर है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश
इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। 1854 में जो वुड डिस्पैच आता है उसके थ्रू उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया कि इंग्लिश पढ़ाई जाए। अब हालांकि इसका पीछे रीज़न अलग थे कि वो अपने लिए कलर तैयार करना चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स के लिए अगर इंग्लिश लोग पढ़े होंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, काम करने वाले लोग मिल जाएंगे उनको, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। अब ये इसके अलावा कुछ सोशल कॉजेज भी थे, जैसे कि इन 1824 इंडियन सिपॉइज रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बिकॉज दे बिलीव्ड इफ दे क्रॉस्ड सी वुड लूज देयर रिलीजन। 1824 में क्या हुआ कि जो कुछ सिपॉइज को बर्मा में डिप्लॉयड करने के लिए भेजा जाना था वहाँ पर कि आपको बर्मा में जाके अपनी सर्विसेज देनी है, तो सिपॉइज ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, उसमें ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम सी को क्रॉस करें। ठीक है, बिकॉज दे बिलीव्ड इफ दे क्रॉस सी दे वुड लूज देयर रिलीजन, वो अपना धर्म लॉस कर देंगे। ठीक है, वो अपना धर्म, जो उनका धर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि हम जो सी को क्रॉस नहीं करेंगे, हम बर्मा नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी के अलावा क्या हुआ, आफ्टर 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउड टू क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली, ऑल्सो मेक कन्वर्जन ईजियर। ठीक है, 1830 के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ईसाई धर्म को यहाँ पर जो प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, उसका प्रोपगेट कर रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, उनको यहाँ पर फंक्शन करने के लिए अलाउ कर दिया फ्रीली कि आप आइए और यहाँ पर जो लोग क्रिश्चियनिटी अडोप्ट करना चाहते हैं उसको क्रिश्चियन बनाइए। और इवन इनको जो बहुत सारे जो इकोनॉमिक जो हेल्प भी दी जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो ये लोग थे इनको काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी ताकि वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ा सकें। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसे काम हो रहे थे, इनसे कहीं क्या हो रहा था कि इंडियन जो रिलीजन थे, इंडियन जो रिलीजियस पीपल थे, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उन लोगों ने इनको इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे जो इंडियंस थे वो उनका मानना था, वो फील करने लगे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सोशल लाइफ में, हमारी रिलीजियस लाइफ में, हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हमारे हैं, वो उनको ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको नष्ट कर देंगे। ठीक है, ये अपनी बातें थोपते जा रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये उनको नष्ट कर रहे हैं। और ये कैसे इनके दिमाग में कैसे आ रही थी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए, कुछ जो नए लॉज यहाँ पर बना दिए थे। ओके, न्यू लॉज वर पास्ट, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कुछ नए लॉज यहाँ पर पास्ट किए गए थे, जैसे कि इनकरेज द रीमैरिज विडो। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो इन्होंने शुरू कर दिया था कि अगर किसी लेडी का अगर हस्बैंड ख़त्म हो गया तो वापस उसकी शादी कर दी जाए, जबकि हिंदू रिलीजन में, इंडियन रिलीजन में ये अलाउ नहीं था। तो लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजन में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरा, टू स्टॉप सती प्रैक्टिस। ठीक है, 1856 के आसपास ये कोशिश की गई कि जो सती सिस्टम है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ठीक है, सती सिस्टम क्या होता था कि जब किसी महिला के या जो वुमेन है उसके हस्बैंड खत्म हो जाते थे तो उस महिला को भी उस हस्बैंड की चिता के साथ ही यहाँ पर जो जला दिया जाता था। तो ये जो सती सिस्टम थी इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लॉज पास किए। तो लोगों को लग रहा था, इंडियंस को, कि ये जो हमारे रिलीजियस जो फेथ है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये ख़त्म करते जा रहे हैं, ये लोग इनके पीछे भी पड़ रहे हैं। तो द पीपल वर नॉट हैप्पी। अब जब वो उनसे खुश नहीं थे तो उनके विरोध में आएंगे, वो उनका विरोध करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब बात करते हैं इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज क्या था? देखो, ये जो होता है ना, सबसे इमीडिएट कोज की बात करें तो इसने कहीं ना कहीं चिंगारी दे दी रेवोल्यूशन को। तो मंगल पांडे एक सिपाही थे, मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया कि मंगल पांडे रिफ्यूज टू ओपन द कार्ट्रिज विच वर सस्पेक्टेड टू बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ठीक है, मंगल पांडे जो एक सिपाही थे, उन्होंने एक
नया कार्ट्रिज आया था जो इसको चलाने से पहले क्या करना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, उसको जब फायर करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। तो लोगों ने ये रूमर फैला रखी थी या जो कि इस कार्ट्रिज को जो पर जो है वो काव गाय का और स्वर्ग का जो फैट लगा हुआ चर्बी लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दोनों ही, जो काऊ किसके लिए, हिंदूज के लिए काफ़ी जो पवित्र जानवर माना जाता है। ठीक है, उनकी एज ए उनकी पूजा करते हैं हिंदू। और अगर पिग की देखें तो वो मुस्लिम्स के लिए होता है। तो यहाँ पर जो दोनों ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उनके लिए कहीं ना कहीं ये आघात करने वाली बात हो गई कि जो ब्रिटिशर्स हमारा रिलीजन, जो रिलीजियस जो फेथ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया, इसके अगेंस्ट में जब इसने मना किया तो फिर इसको फोर्स किया गया। तो इसने क्या किया, शूट ऑन ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर को इसने शूट कर दिया। ओके, बैरकपुर में। ओके, अब क्या हुआ, इंसिडेंट्स देखते हैं कि क्या इंसिडेंट्स हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब इतना बड़ा वो जो किसी को अगर ब्रिटिशर्स को या मंगल पांडे मार रहा है, ठीक है, मंगल पांडे ने वहाँ पर क्या किया, जो एक ब्रिटिशर को शूट कर दिया, एक ऑफिसर को शूट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ओके, फिर ऑन 9 मई 1857 85 इंडियन सिपाहीज एट मेरठ वर्स डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन जेल फ्रॉम डिसोबिंग देयर ऑफिसर। ठीक है, अब जैसे ही ये 9 मई को क्या हुआ कि जो 85 इंडियन सिपाहीज थे मेरठ में, उनको डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने जो उनके जो ऑफिसर्स थे उनका डिसोबे किया, उनके जो ऑर्डर थे उनके डिसोबे किया, उनका ऑर्डर नहीं माना। और साथ ही साथ उनको 10 साल के लिए जेल में भी डाल दिया सारे सिपाहीज को। ओके, 10 मई को क्या हुआ, सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ। इन जो जेल में डाले गए थे उन लोगों के लिए इन्होंने, उनको बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया, जो सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च कर दिया कि हम उनको छुड़ाएंगे। एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर्स। और यहाँ पर जो इम्प्रिजन्ड या जो जेल में जो सिपाहीज थे उनको छुड़ा लिया और ये क्या कर दिया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया। तो यहीं से आपका जो रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। ओके, दे रीच्ड, सॉरी यहाँ पर टी ओ लगा है ना, दे रीच्ड दिल्ली एंड अनाउंस बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि ठीक है, हमने जो रिवॉल्यूशन तो शुरू कर दिया, रिवोल्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन करे कि अब हमारा कोई लीडर तो होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को जो मुग़ल एम्परर थे उनके पास ये गए और उनको यहाँ पर जो एग्री किया कि आप हमारे जो हैं वो राजा हैं, हमारे लीडर हैं। ठीक है, आप जो क्रांति के लीडर बनिए। तो उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में जब इन्होंने जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने जब बार बार उनको फोर्स किया तो ये लास्ट में जो एज ए लीडर ऑफ 1857 बन के उभरे। ओके, अब बात करते हैं कुछ सेंटर्स और कुछ लीडर्स थे इंडिया में जहाँ पर अलग अलग जो एरियाज थे, किसने कहाँ पर जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो दिल्ली में हम जो बात कर रहे थे, लीडर कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। कानपुर में अगर हम बात करें तो नाना साहिब थे, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड के जो बेटे थे। इसको ठीक कर लेना, बाजीराव। झांसी में अगर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ओके, अवध की या लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल थी, जो बिजरिस जो कदर थे, ठीक है, उनके बेटे उनके रूप में उनके साथ ये इसका जो प्रतिनिधित्व कर रही थी। फैजाबाद की अगर हम बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, बरेली में भक्त खान थे और मंडला में रानी अवंतीबाई थी। तो यहाँ पर जो आपसे कई बार जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से एरिया में कौन जो लीडर थे जिन्होंने 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसकी लीडरशिप संभाली। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ देखिए, जो 1857 के जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसके कुछ यहाँ पर प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मेरठ ये आपका रेरा, दिल्ली है, ये बरेली है, ये ग्वालियर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, कल्पी। ओके, ये रांची, फैज़ाबाद, शाहजहाँपुर, ये सारे हैं। इसमें से आपको कहीं भी जो मैप में है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको होना चाहिए। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये पूरा नॉर्थ इंडिया में लगभग फैला हुआ था।
ठीक है, साउथ इंडिया इससे बिल्कुल अनटच था। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंपनी ने भी यहाँ पर पलटवार करना शुरू कर दिया, फाइट बैक करना शुरू कर दिया कंपनी ने। जो वापस जब जो सिपोइस थे उन्होंने इतना सारा एनेक्सर करना शुरू कर दिया, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और ब्रिटिशर्स को हर जगह हराना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे जो सैनिक थे, सिपोइस थे, वो इंग्लैंड से बुला लिए और यहाँ पर फिर उन्होंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, रिकैप्चर ऑफ दिल्ली सितंबर 1857 को में दिल्ली को क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। उससे पहले जो हमने देखा था कि जब बहादुर शाह जफर के लीडरशिप में उन्होंने दिल्ली को अब जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था कि अब दिल्ली जो है वो रिवोल्यूशनरीज के हाथ में है, ठीक है। तो इन्होंने वापस सितंबर 1857 में रिकैप्चर कर लिया उसको। जॉन निकलसन जो थे वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। बहादुर शाह जफर वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। इस टाइम जो कमांडर थे ब्रिटिश ट्रूप के वो कौन थे, जॉन निकलसन। और बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया कि ठीक है, आपको दंड दिया जाता है कि आप जीवन भर जेल में रहेंगे, ओके। ही एंड हिज वाइफ जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। और इनको कैद करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया 1858 में, अक्टूबर 1858 में, जहाँ पर बहादुर शाह जो बाद में 1862 नवंबर में उनकी डेथ हो जाती है, ओके। रंगून में, रंगून जेल में उनकी डेथ हो जाती है, ओके। अब हम बात करते हैं झांसी और ग्वालियर में क्या हालत है। तो झांसी की अगर हम बात करें तो इन जून 1857 द ट्रूप एट झांसी रिवोल्टेड, ठीक है। झांसी अगर जो मई में 10 मई को ये स्टार्ट हुआ और जून में 1857 में झांसी की जो ट्रूप थी वहाँ पर उसने रिवोल्ट कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई जो विडो थी राजा गंगाधर राव की, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया रूलर। तात्या टोपे जॉइंड हर आफ्टर कानपुर वॉज लॉस्ट। जब कानपुर ख़त्म हो गया तो जो तात्या टोपे थे वो भी इनके साथ आ गए और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया। ऑन 3 अप्रैल 1858 सर ह्यूज रोज, ठीक है, जो ब्रिटिश कमांडर थे, रिकैप्चर्ड झांसी, ठीक है, झांसी को रिकैप्चर्ड कर लिया इन्होंने 1858 को। लक्ष्मीबाई एस्केप्ड टू कालपी नियर ग्वालियर वेयर तात्या टोपे जॉइंड हर, ठीक है। ये अपने आप बचकर कहाँ निकल गई, कालपी में निकल गई और तात्या टोपे ने वहाँ पर उनको ज्वाइन कर लिया। बोथ मार्च टू ग्वालियर, फिर उन्होंने वापस आए, ग्वालियर की तरफ मार्च किया। सर ह्यूज रोज ऑल्सो मार्च टू ग्वालियर एंड कैप्चर्ड इन जून 1858, ठीक है। वापस जो रोज थे, ह्यूज रोज जो थे, उन्होंने वापस यहाँ पर 1858 जून में जो झांसी जो किला था उसको कैप्चर्ड कर लिया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग ब्रेवली, ये आपने सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ओके। उनके बारे में एक पोइम भी बहुत काफ़ी फेमस है। तो ये लड़ते लड़ते जो शहीद हो गई, मारी गई। जो तात्या थे, तात्या टोपे जो थे वो एस्केप साउथवर्ड, बचकर निकल गए, साउथ इंडिया में चले गए, बट वॉज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड मान सिंह। लेकिन जो उनका एक फ्रेंड था मान सिंह, उनके द्वारा उसको पकड़वा दिया गया और बाद में क्या किया, तात्या वॉज फाइनली हैंग्ड। और तात्या टोपे को भी क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, उनको भी फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन था, ठीक है, जिसके हमने कॉजेज़ पढ़े, इंसिडेंट्स पढ़े, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर माथ क्या हुआ, मतलब इसके परिणाम क्या निकले, ऐसी कौन सी बातें हुई कि रिवॉल्यूशन के बाद हमने जो ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्यूशन को बिल्कुल दबा दिया, सप्रेस कर दिया। जितने भी जो सिपाहीज थे जो पकड़े गए उनको हैंग आउट कर दिया, मतलब फांसी दे दी, ठीक है, उनको मार दिया। अब हुआ जब ब्रिटिशर्स ने सारी सब जगह इसको कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद कुछ चेंजेस यहाँ पर उन्होंने किए। देखो, द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 तक आते आते क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, मतलब रिगेंड कर लिया कंट्रोल को। अब सभी एरियाज़ में जो वापस ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कंट्रोल हो चुका था 1859, ओके। उसके बाद अगर हम देखें बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। लेकिन लेकिन अब वो क्या है कि जो सेम पॉलिसीज थे उनके द्वारा वो रूल नहीं कर रहे थे, कुछ चेंजेस यहाँ पर उन्होंने किए हैं, ओके। सम मेजर चेंजेस सीन आफ्टर द एंड ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ पर कुछ चेंजेस देखे गए आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। वो चेंजेस क्या थे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। एक एक्ट पास किया गया 1858 में,
एंड ट्रांसफर्ड द पावर टू ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम EIC। अब जो है पावर किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीनकर किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। यानी कि अब जो ब्रिटिश क्राउन या जो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो होता था उसके सारी पावर वहाँ से ही डिलीवर, उनके पास ही पावर थी, वही वहाँ से रूल चलाएंगे अब। ओके, नाउ अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक ब्रिटिश कैबिनेट में एक सेक्रेटरी वहाँ, मतलब एक मेंबर जो अपॉइंट किया गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें यहाँ पर एक मेंबर उस कैबिनेट में यहाँ पर अपॉइंट किया गया, जिसको किस नाम से जाना गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, तीसरा था द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब इन जो अब तक जो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जा रहा था 1850 एक्ट का जो एक्ट था, उसके बाद अब यहाँ पर उसको किस नाम से जाना जाएगा, वाइसरॉय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वो वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी कैनिंग ही थे। ओके, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश क्राउन अश्योर्ड दैट इंडियन टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, इंडियन टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पर ब्रिटेन का जो क्राउन था उसने अश्योर किया, जो यानी जो वहाँ पर जो किंग थे उन्होंने अश्योर किया कि अब जो ब्रिटिश टेरिटरी है उसको अनेक्स नहीं किया जाएगा, उसका अधिग्रहण अब ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ओके, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। ये डिसाइड किया गया कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसा रिवॉल्यूशन दोबारा ना हो, इसलिए क्या किया जाए कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें जो इंडियन सिपाहीज है उनकी जो स्ट्रेंथ है या उसके जो उनका जो नंबर है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, प्रोपोर्शन को कम किया जाए। ओके, एंड ऑल्सो डिसाइडेड दैट सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग गोरखाज, सिख्स एंड पठान्स। ठीक है, और यहाँ पर एक और डिसाइड किया गया कि अब यहाँ जो ज़्यादातर जो सिपाहीज होंगे, इंडियन सिपाहीज, वो किससे लिए जाएंगे, गोरखाज से, सिख से और पठान्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये इनके बारे में माना जाता था कि कहीं कहीं ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं। ओके, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स अब जान चुके थे इस टाइम तक कि अब ये जो हम लोग कर रहे थे, रिलीजियस चेंजेस करना चाह रहे थे, ट्रेडिशंस में चेंज करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो इंडियंस जो कस्टम्स हैं, ठीक है, कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस जो भी हैं उनका हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, हम उनमें कोई चेंजेस करने की कोशिश नहीं करेंगे ज़्यादा। ओके, एंड पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जमींदार्स को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद होते थे। तो इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द जमींदार्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया कि उनका सहयोग हमें मिलता रहे। तो ये था आपका जो चैप्टर। इसमें हमने देखा, बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखे जो सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन, उसके बाद हमने देखे कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, देन हमने देखा कि कौन कौन से इवेंट्स से इंसिडेंट कौन कौन से हुए, और उसके बाद हमने देखा कि इसके आउटकम्स क्या थे, इफेक्ट्स क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या पड़े। तो ये जो सारा आपका रिवोल्यूशन था। ठीक है, ओके, थैंक यू।